बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करते हैं बायोस्टेट का, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया है, आज हम ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डिस्प्लेइंग डेटा यूनिट का ऑब्जेक्टिव ये है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द लर्नर वुड बी एबल टू construct the frequency for individual and group data, explore the different graphical representation appropriate for the particular variable scale. Presentation of data. Statistical data are generally presented by table, frequency table, graphs or qualitative data or quantitative data. तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि हमने डेटा को किस तरह प्रेजेंट करना है। जो बायोस्टेट का डिफिनीशन में हम पहले पढ़ चुके हैं कि बायोस्टेट वो साइन है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ये हम बायोस्टेट की डिफिनीशन में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी पहले यूनिट तो हो चुका है, अभी जो दूसरा यूनिट में हम प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा पढ़ेंगे। तो इसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते, पेश करते ग्राफ के थ्रू और टेबल के थ्रू, ताकि लोग उसको डेटा को आसानी से समझ सके, लोगों को इसको पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। तो इसलिए डेटा को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ और टेबल के थ्रू। दो टेबल हम फ्रीक्वेंसी टेबल यूज़ करते हैं और ग्राफ जो है वो हम फॉर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज। Frequency table. A complete frequency table provides a frequency distribution. A frequency distribution is a table that includes a set of intervals and display the number of measurements in each interval. Frequency table क्या है? ये हमारे साथ एक complete frequency table है जो हमें frequency distribution प्रोवाइड करता है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे साथ क्या होता है, ये एक टेबल होता है और वो टेबल एक इंटरवल से बना होता है, जिसमें इंटरवल होते हैं और इंटरवल हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शो करते हैं। हर इंटरवल में डिस्प्ले द नंबर ऑफ मेजरमेंट इन ईच इंटरवल। इस हर जो इंटरवल है इसमें हम ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्प्ले करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल है। फ़र्ज़ करें हमारा ये एक एग्जांपल है, इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। अगर हम ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल इसके लिए एग्जांपल के लिए बनाएंगे और हम उसको सही तरीके से समझ सकें, तो फिर हमारे लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, अगर हमें कोई दूसरा डेटा दे दे तो इसके लिए बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले इस एग्जांपल को पढ़ना है और इस एग्जांपल के मुताबिक हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। Example number 1. Suppose we are interested in study the number of children in the family of a community. The following data has been collected based on a random sample of n is equal to 30 families. 2, 2, 5, 3, 0, 1 ये सारे क्या है, नंबर ऑफ है। ये एक एग्जांपल है जिसमें हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टडी करते हैं एक कम्युनिटी के लोगों में। एक कम्युनिटी में जितनी भी फैमिलीज़ हैं, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हर फैमिली के कितने कितने बच्चे हैं। तो हमने रैंडम सैंपल के थ्रू हमने 30 ख़ानदान लिए, 30 फैमिली लिए। ये एन जो स्मॉल एन है ये सैंपल शो करता है, जो कैपिटल एन है वो पॉपुलेशन शो करता है। तो हमने रैंडम सैंपल लिया है 30 ख़ानदान का, और 30 ख़ानदान ये है 2, 2, 5, 3, 0, 1, 3, 2, 3, 4, 5 ये हमारे साथ 30 ख़ानदान है। तो इसके लिए हम अभी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल जी x इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक साइड पे हमने क्या देखना था, इस एग्जांपल में हमने पहले हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखने फैमिलीज़ में एक कम्युनिटी में। तो ये जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे साथ क्या है, ये बच्चों की तादाद है। ये नंबर शो करता है बच्चों की तादाद है। और ये जो फ्रीक्वेंसी मीन कितने तादाद है, ठीक है, 2, 3, 5, 5, 6, 4, 2, 2, 1। तो ये 2 हमें शो करता है
कि 2 ख़ानदान ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, यानी कि 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि इसका कोई फैमिलीज बच्चे नहीं है। 3 ये शो करता है हमें, ये 3 फ्रीक्वेंसी शो करता है कि ऐसे बच्चे 3 ऐसे ख़ानदान हैं जिनका कोई बच्चा, जिनका एक बच्चा है। 3 ऐसी फैमिली है जिनका एक बच्चा है, और 5 ऐसे ख़ानदान हैं जिनके 2 बच्चे हैं, और फिर 5 ऐसे ख़ानदान हैं जिनके 3 बच्चे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें ख़ानदान की शो करता है, और ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन शो करता है कि कितने कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में अभी आगे स्टेप आएंगे, पूरी तफसील से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। फिर हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पढ़ा। अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? रिप्रेजेंट द रिलेटिव परसेंटेज टू टोटल केस ऑफ एनी क्लास इंटरवल। इट इज़ obtained by dividing the number of cases in each class interval by the total number of cases and multiply by 100। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह मालूम करें? जो सिंगल फ्रीक्वेंसी है उसको हम जो टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। इस स्लाइड में आप देख लो कि हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर हम उसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमने डिफिनेशन में कहा कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करेंगे। सारा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम सम करेंगे, और फिर हर एक जो फ्रीक्वेंसी जो है उसको जिसके सम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। इस तरह इस एग्जांपल को देख लेंगे, सारा हमने सम किया, ये फ्रीक्वेंसी पूरा सम किया, इसे 30 आएगा। क्या आएगा? 30। जिससे इसके सम से 30 आता है, 30 इसके सम से 30 आ गया। ठीक है, 2 3 5 5 5 6 4 2 2 1 को अगर हम सम करें तो हमारे साथ 30 आता है। फिर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके लिए मालूम करेंगे, तो 2 डिवाइड बाई 30, अगर 2 को हम 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना क्या आएगा? 0.06 आएगा। 3 का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम मालूम करेंगे तो 3 को हम 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा? 0.0100 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। तो इस तरह हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये जो सारा फ्रीक्वेंसी 2 2 3 5 5 6 4 2 2 और उसको हमने सम करना है। हमने इसको सम करना है। जी, ये 2 3 5 5 6 4 2 2 1 को सम करना है, इससे हमारे साथ 30 आ गया। और 30 को फिर हर ईच इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी लेंगे, ईच इंडिविजुअल 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन सकता है। ठीक है, फिर हमारे साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करेंगे और रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह मालूम करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बहुत सिंपल है, उसको हम जो ये फ्रीक्वेंसी हमें नज़र आता है, ये फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी है 2 3 5 5 6 और 4, ये जो आता है ये तो हम सिंपल फ्रीक्वेंसी है। इसको हम क्या करेंगे, जिसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, ये 2 को हम अपने जगह पे लिखेंगे। 2 के बाद जो ये 3 है, ये 2 + 3 हम सम करेंगे तो हमारे साथ 5 आएगा। फिर 5 जो आया है ये हम नेक्स्ट नंबर से हम ऐड करेंगे 5 के साथ, ये 5 के साथ है तो 10 आ गया। ये 10 फिर हम 5 के साथ जो 10 है 10 आ गया, 10 5 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे साथ 15 आ गया। और 15 जो आ गया वो हम फिर 6 के साथ, 6 के जो 6 है इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे साथ 21 आएगा। इस तरह हमारे साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, जहाँ पे हम पहले हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर दिया किया था, इस तरह हम कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। पहले हम जो इंडिविजुअल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 पे 30 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ ये 0.06 आएगा। अगर हम परसेंटेज में मालूम करेंगे तो हमने 100 में मल्टीप्लाई करना। ये स्टार का निशान जो हमें नज़र आता है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारे साथ 6.7 आएगा, ठीक है, 6.7 आएगा। तो इस तरह हमारे साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। अगर मैं इस पाँच के लिए ये 5 जो है इसके लिए मैं मालूम करना चाहता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5 को इस 5 ये 30 पे डिवाइड करेंगे। ये जो 30 हमारे साथ है, ये जो 30 है, देखिए ये 30 है, इस पे हम 5 को डिवाइड करेंगे। ये 5 वाला 5 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ 0.167 आएगा। और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा, 16.7 आएगा। इस तरह अगर 10 के लिए मैं मालूम करना चाहता हूँ 10 के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 10 को हम 30 पे डिवाइड करेंगे। 10 को 30 पे डिवाइड करेंगे और फिर उसके साथ 100 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे साथ 33.3% आएगा, ठीक है, परसेंट आता है, ठीक है। अगर हम 15 के लिए मालूम करेंगे तो 15 को हम 30 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आता है फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे साथ 50% आएगा। तो इस तरह हम हर इंडिविजुअल डेटा के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। 21 के लिए अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो 21 को 30 पे डिवाइड करूँगा और जो आंसर आता है वो हमारे साथ डेसिमल में, तो इसको हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70% आएगा। अगर मैं 25 के लिए मालूम करना चाहता हूँ तो 25 डिवाइड बाई 30 हम करेंगे, इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ 83% आएगा। इस तरह हर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। तो cumulative relative frequency gave the proportion of individual having measure less than or equal to the upper boundary of the class term। ये हमें प्रोपोर्शन इंडिविजुअल का देता है जो वो मेजरमेंट का जो लेवल है उसकी इक्वल होगा या उससे कम होगा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरह मालूम करें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे साथ 30 आया था और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 2, 5, 10, 15 आया, उस पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। ये दूसरा एग्जांपल है, इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। ये वो तो इंडिविजुअल डेटा, ये ग्रुप डेटा है, ये लार्ज डेटा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये आप लोगों सही तरीके से सुन ले तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। Suppose we need to construct a similar frequency table for the age of patient with heart-related problem in a clinic. The following data has been collected based on random sample of n is equal to 30 patients who went to the emergency room of the clinic for heart-related problem. फर्ज करें हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है उन लोगों के लिए जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो और एक क्लिनिक के लिए आते, उनकी एज के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। नो, ये नीचे जो 30 पेशेंट हमें दिया है उनकी एज दिया है। द मेजरमेंट आर 42, 38, 51, 53, 40, ये सब पेशेंट का क्या है, एज है। हमने एक क्लिनिक में हार्ट रिलेटेड पेशेंट आते हैं और उनकी एज के लिए हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो ये हमारे साथ जो डेटा है 30 पेशेंट का एन सैम्पल साइज़ कितना है, 30 पेशेंट का हमने क्या फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ेंगे कि इसके लिए किस तरह हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप के मुताबिक हम बनाएंगे, क्योंकि ये जो डेटा है ये क्या है, ग्रुप डेटा है, लार्ज डेटा है। तो इसलिए हम उसको मुख्तलिफ स्टेप के मुताबिक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो हमने सबसे पहला स्टेप ये अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमें एज दिया गया है 30 पेशेंट का, उसको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर
जब हम छोटा हिस्सा लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो हमने सबसे पहले जो डेटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। स्टेप नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। हमने जो डेटा दिया है उसका रेंज मालूम करना है। रेंज हम किस तरह मालूम करेंगे? रेंज का फार्मूला ये है, रेंज इज इक्वल टू मैक्स माइनस मिन। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, मिन का मतलब है मिनिमम। जो डेटा में जो सबसे बड़ा हिस्सा है उससे हम जो डेटा में सबसे छोटा हिस्सा है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इससे हम रेंज मालूम करते हैं। तो ये जो हमने डेटा दिया इसमें सबसे बड़ा डेटा कौन सा है? 71 है, और जो सबसे छोटा डेटा है वो 32 है। तो हमने 71 को 32 से माइनस किया तो हमारे साथ क्या आ गया? 39 आ गया। फिर स्टेप नंबर 3, डिसाइड नंबर ऑफ क्लासेस। द नंबर ऑफ क्लासेस आर इंटरवल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट इन जनरल इट शुड बी रेंज फ्रॉम 5 to 15। हमने पहले डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर डेटा को हमने इसका रेंज मालूम किया, रेंज के बाद हमने उसका क्लासेस मालूम करना है कि हमने कितने क्लासेस लेने। क्लासेस हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जो रेंज है क्लास का 5 to 15 हम लेते हैं, उसका रेंज 5 to 15 है, लेकिन ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। हम 7 क्लास भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 5 to 6 भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना क्लासेस लेना है। फिर स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट विड्थ ऑफ क्लास। फिर हमने क्लास का विड्थ लेना है कि हमने एक क्लास में के एक कैलकुलेट विड्थ ऑफ क्लासेस कि हमने कितने एक क्लास का रेंज कितने से कितना लेना है, यानी 3 to 5 लेना है, 5 to 7 लेना है, 30 to 50 लेना है, 50 to 60 लेना है। ये क्या है? ये विड्थ है। हमने विड्थ मालूम करना है। तो विड्थ हम किस तरह मालूम करेंगे? रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज तो हमने मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम डेटा सेट किया तो हमारे साथ रेंज आ गया। फिर ये रेंज हम नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड करेंगे। जितने भी क्लासेस आते हैं हमारे साथ, उसको जितने भी जो भी वैल्यू आता है वो हमारे साथ विड्थ होगा। ऊपर जो एग्जांपल है 39 हमारे साथ रेंज आया था, और डिवाइड बाय 8 तो हमारे साथ 4.8 आ गया। 4.8 को हम राउंड अप करेंगे तो हमारे साथ 5 आ गया। तो इसका विड्थ कितना होगा? 5 होगा, ठीक है, 5 विड्थ होगा, ठीक है। ये इसके लिए टेबल बनाए ऑलरेडी से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लो क्लास फ्रीक्वेंसी ईयर, ये हमारे साथ जो है ये 32 to 37 ये हमारे साथ है। क्लास है और किस चीज़ का? एज का हमने 32 से 37 लिया है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 है। तो देखो 32, 33, 34, 35, 37 तक हमारा क्या आ गया? वेट आ गया। इसका वेट कितना आ गया? हमने 5 मालूम किया था कि हमारे साथ वेट 5 हो गया। तो 32, 33, 34, 35, 36, 37 तक हमारे साथ कितना आ गया? 5 आ गया। फिर देख लो 37 से 42 तक कितने गैप हमने वेट मालूम किया था, तो दोनों रेंज में हमने 5 डिजिट का गैप रखना है, 5 हिस्सों का गैप रखना है। तो 37, 36, 37, 38, 39, 40 और 41, 42 ये आ गया, ठीक है, हमारे साथ आ गया। तो फिर हम 42 से 47 तक हमने ये रेंज, ये क्लास हमने मालूम बनाना है। तो फिर 32 से 37 तक कितने लोग हैं जिनका एज 32 से 37 तक है? वो 2 है। और 37 से 42 तक वो लोग जिनका एज 37 से 42 तक है वो 3 है। और वो लोग जिनका एज 42 से 47 तक है उनका फ्रीक्वेंसी कितने लोग हैं? 3 हैं। तो ये हमारे साथ फ्रीक्वेंसी आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कहा था कि ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम सम करेंगे
जो सम आ गया उससे हम फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम करें। टू का मैं फ्रिक्वेंसी मालूम करूँगा, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो टू को हम डिवाइड करेंगे किस पे, ये टू का रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मैं मालूम करता हूँ, तो ये टू को हम या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी टू को 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 0.067 आ गया। अगर 3 का मैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम करना चाहता तो 3 को हम इस जो 30 है, ये 30 क्या, ये सारे फ्रिक्वेंसी का सम है, इस पे हम डिवाइड करेंगे 3 को 30 पे तो हमारे साथ 0.00 आ गया। फिर ये 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, तीन तीन का फिर सेम आएगा। फिर 8 को 30 पे डिवाइड, ये 8 को 30 पे डिवाइड करूँगा तो हमारे साथ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 0.06 आएगा। फिर हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को मालूम करेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने जो स्टार्ट वाला हिस्सा है ये को अपनी जगह पे छोड़ना है, और बाकी का दूसरा जो है ये 2 को अपनी जगह पे छोड़ना है, और फिर जो 2 है 2 के साथ 3 प्लस करेंगे तो ये 5 आ गया। फिर 5 के साथ हम ये 3 सम करेंगे तो 8 आ गया। इस 8 के साथ ये जो नीचे हिस्से है तो उसको ऐड करेंगे तो 11 आ गया, और 11 के साथ जब 8 सम करेंगे तो 19 आ गया। 19 के साथ 3 सम करेंगे तो 22 आएगा। तो इस तरह हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम मालूम कर सकते हैं। तो फिर कम्युलेटिव लिमिट एज फ्रिक्वेंसी को हम किस तरह मालूम करेंगे, तो फिर सेम प्रोसेस है जो हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पे किया था, ठीक है। हर वैल्यू के यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ कम्युलेटिव लिमिट एज फ्रिक्वेंसी आएगा। यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 5 है, 5 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 0.167 आएगा। अगर हम उसको फ्रिक्वेंसी में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ 100 फ्रिक्वेंसी में आएगा। 8 के लिए हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम करेंगे, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी या लिमिट एज फ्रिक्वेंसी, तो 8 डिवाइड बाई 30 पे करेंगे तो हमारे साथ 0.267 आएगा, ठीक है। ये हमारे साथ इस तरह 11 को हम 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे साथ कम्युलेटिव लिमिट एज फ्रिक्वेंसी आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह 19 के लिए फिर आएगा, 22 के लिए आपने सिंपल इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे साथ ये वैल्यू आ जाएगा कम्युलेटिव एज लिमिट फ्रिक्वेंसी का। Example number 3. A psychologist asks a list of questions to measure the level of anxiety and depression in the patient. And one of the questions she asked, have you had interests in your daily activities during past 2 weeks? एक तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें एक साइकोलॉजिस्ट है, वो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि वो लेवल एंजाइटी और डिप्रेशन पेशेंट में मालूम करें। तो उसने ये पूछा है कि आपने डेली जो एक्टिविटी में इसमें कोई इंटरेस्ट था कि नहीं था। तो कोड 0 का मतलब है नेवर, 1 का मतलब है फ्यू टाइम, 2 का मतलब है अपन, 3 का मतलब है ऑलवेज। द रिस्पांस ऑफ 20 रैंडम सेलेक्टेड पेशेंट फॉर द अबव क्वेश्चन वर। तो उन्होंने 20 रैंडमली सेलेक्टेड पेशेंट से ये क्वेश्चन किए, ठीक है। अभी हम उसके लिए टेबल बनाते हैं। तो फ्यू टाइम जो क्वेश्चन था, अपन अपन ऑलवेज अपन ऑलवेज अपन ऑलवेज ऑलवेज, ये सारे क्या थे, क्वेश्चन थे। नेवर का क्या था, ऑलवेज अपन ऑलवेज अपन, अपन का क्या था, फ्यू टाइम नेवर टाइम, ये सारे क्वेश्चन थे इसलिए पूछे थे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना आता है रिस्पांस इसका, नेवर नेवर दो लोगों ने कहा था कि नहीं था, कोई भी नहीं था। फ्यू टाइम 3 आ गया, अपन का क्या आ गया 9 टाइम आ गया, ऑलवे का 6 टाइम आ गया। टोटल दोनों फ्रीक्वेंसी कितना है 20 आ गया। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 2 डिवाइड बाई 20 करते हैं तो हमारे साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 का आएगा। 3 का हम 3 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमारे साथ 0.15 आएगा। 9 के लिए हम अगर मालूम करेंगे तो 9 के लिए अगर हम मालूम करेंगे 9 के, तो 9 डिवाइड बाई 20 0.45 आएगा। 6 के लिए हम मालूम करें 6 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 0.30 आएगा, ठीक है। ये हमारे साथ इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा।
ये तो हमें अभी हमने टेबल पढ़ लिया। अभी जो पहले हम टेबल पर फ्रिक्वेंसी टेबल पढ़ लिया। अभी जो दूसरा जो ग्राफिंग डेटा है, हमने डेटा को ग्राफ के ज़रिए प्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के ज़रिए किस तरह हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म ग्राफ है जिसके थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अनदर वे ग्राफिंग डेटा इज़ बाय यूज़ ऑफ ग्राफ। दूसरा तरीका अगर हमने डेटा को प्रेजेंट करना है वो ग्राफ है। Give a nice review of the essential feature of data should be set explanatory with a descriptive title, label, axis, indication of the unit of observation। ये क्या है? ग्राफिंग डेटा ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और उसमें टाइटल होना ज़रूरी है। आपने ऊपर टाइटल लेना है, आपने ग्राफ किस का ड्राइव किया है। ठीक है। और उसमें लेबल एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है। इंडिकेशन ऑफ यूनिट, और उसमें हम यूनिट को ऑब्जर्वेशन के यूनिट को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ जो है हिस्टोग्राम है। द मोस्ट कॉमन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी टेबल, इट इज़ यूज टू समराइज कंटिन्यूस डेटा। ये हिस्टोग्राम जो है सबसे आम जो ग्राफ है यूज़ होता है डेली लाइफ में हमारे साथ, वो हिस्टोग्राम है। और ये कंटिन्यूस डेटा के लिए हम इट इज़ यूज टू समराइज कंटिन्यूस डेटा। ये हमें कंटिन्यूस डेटा को के लिए यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच डिपिक्ट्स the class interval and vertical axis will depict the frequency or relative frequency of observation। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। इस तरह एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं और जो वाई एक्सिस को इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं इस को, और दूसरे को जो वाई एक्सिस पे है उसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो एक्स एक्सिस हमें क्या शो करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें क्या शो करता है, क्लास इंटरवल। हम क्लास इंटरवल इंटरवल हम क्लास इंटरवल इस पे एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये जो वर्टिकल एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम इस पे लिखेंगे वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, ड्रा करेंगे, क्लास इंटरवल। वर्टिकल एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो ये एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी ऑफ द एक्मे कॉरपोरेशन। ये हमारे साथ हिस्टोग्राम का एग्जांपल है। ये जो हमारे साथ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। तो हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें क्या शो करेगा, क्लास इंटरवल शो करेगा। ये देखिए 0 to 10 11 0 to 10 11 to 12 22 to 23 32 33 to 43, ये हमारे साथ में क्लास इंटरवल है। और ये वर्टिकल एक्सिस जो है हमने कहा फ्रीक्वेंसी शो करता है कि 0 to 10 तक कितने लोगों का सैलरी, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय शो करता है फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 10 तक कितने लोग हैं, ये देखो 100 है तो 100 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। कितना सैलरी, कितना है, 50 तक है, इतना है। ये हमारे साथ सैलरी शो करता है और ये हमारे साथ नंबर ऑफ एम्प्लॉय शो करता है, कितने। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें सैलरी शो करता है, ये क्लास इंटरवल शो करता है, ये जो है हमें नंबर फ्रीक्वेंसी शो करता है। तो 0 to 10,000 जिसका सैलरी है वो कितने लोगों का है, 50 का है। 11 to 21,000 जिन लोगों का सैलरी है वो कितना है, 300 पीपल का है। और इस तरह 22 to 32,000 जिनका सैलरी है उसका कितना है, 30 से कम है। तो ये हमें हिस्टोग्राम क्या शो करता है, ये कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज़ होता है और ये मोस्ट कॉमन होता है। एक्सरसाइज, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। मेक हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा सेट फॉर विच यू हैड फ्रीक्वेंसी टेबल। आप लोगों ने हिस्टोग्राम बनाना है जिसके लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल मौजूद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पोलोगॉन,
एक हमने अभी पढ़ लिया हिस्टोग्राम, दूसरा है फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम। अनदर कॉमनली यूज टाइप ऑफ ग्राफ टू डिस्प्ले कंटिन्यूस डेटा ओनली superior to histogram can compare to frequency distribution formed by joining the midpoint of histogram। ठीक है। तो दूसरा है हमारे साथ कौन सा ग्राफ, फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम। फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम जो है ये पे ज़्यादा यूज़ हिस्टोग्राम ही इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में, इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है, और ये हमारे साथ कंटिन्यूस डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम। और ये थोड़ा सा सुपीरियर टू हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम से ये बेहतर है क्योंकि कैन कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी, ये हमारे साथ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हैं, इसलिए ये सुपीरियर है हिस्टोग्राम से। और फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का जो मिड पॉइंट है हम उसको जॉइन करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो हमारे साथ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। ये हिस्टोग्राम से हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्सिलरी आपेकमी कॉर्पोरेशन, ये ऑलरेडी से हमसे पहले हिस्टोग्राम ड्रा हो चुका है, लेकिन ये देखो ये जो ये मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये है ग्राफ का, इसका मिड पॉइंट ये है, इस ग्राफ का ये है, और इस ग्राफ का ये, इस ग्राफ का ये बार ग्राफ जो है हमारे साथ जो ग्राफ है उसका हम ये मिड पॉइंट को आपस में मिला लें तो हमारे साथ क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। इस तरह हम मिला लेंगे तो हमारे साथ क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई। ये हमारे साथ सिंपल जो हिस्टोग्राम का ड्रा किया और उसका जो ग्राफ होते हैं उसके मिड पॉइंट पे डॉट लगाएंगे और फिर वो डॉट आपस में मिलाएंगे तो हमारे साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। तो आप एक्सरसाइज मेक फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर योर डेटा सेट, अपने डेटा सेट की फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहा हूँ, ये एक एक्सरसाइज है। बार चार्ट, bar chart convenient graphical device that is used for display nominal or ordinal data, example gender, ethnicity, treatment category and discrete variable। ये बार चार्ट जो है ये ऐसे चार्ट है, ग्राफ है जो बहुत आसान है और हम नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनल वो डेटा जो सिंपल नेम हो, तो इनका जिस तरह मेल फीमेल पाकिस्तानी अफगानी जी क्या है, ये नेम है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल डेटा के लिए हम ये बार चार्ट यूज़ करते हैं जिसको हम ऑर्डर देते हैं, यानी प्राइमरी सेकेंडरी मेट्रिक एपीसी ये क्या है, ये ऑर्डर है, तो उसके लिए हम बार चार्ट यूज़ करते हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए भी हम ये बार चार्ट यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं जो हमारे साथ क्या होते हैं, डिजिट डेसिमल में नहीं आते, तो इसका हम ये डिस्क्रीट वेरिएबल के फर्ज करें, इसके लिए बार चार्ट बनाया है। ठीक है, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन पाकिस्तान 1993 टू 2001 तक। नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन पाकिस्तान 93 टू 2001, ये क्या बनाया, बार चार्ट बनाया है पुलिस ऑफिसर के लिए पाकिस्तान में कि 1993 से 2001 तक कितने ऑफिसर आए थे, इसके लिए ये बनाया है। ठीक है, तो ये देखो 1993 में देख लो कितना है, 50 से अबव है, 55 तो इतने पुलिस ऑफिसर आए हैं। और 94 टू 19 टू 94 में कितने ऑफिसर हैं, थोड़ा सा 93 में कम है। तो ये देख लिया हमारे साथ क्या शो करता है, ये भी ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे जो ये ग्राफ पे जो ये पोर्शन है ये एक दूसरे से अलग है। ये देखो ये एक ग्राफ दूसरे से अलग है, ये ग्राफ एक दूसरे से अलग है। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो बार ग्राफ में ये एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज़ है। डिस्क्रीट डेटा हमने कहा था कि वो डेसिमल में नहीं होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, और फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। ये देखो कोई चॉकलेट ज़्यादा खाता है, कोई वनीला, कोई स्ट्रॉबेरी। तो चॉकलेट वाले आइसक्रीम को देखो कितने लोगों, 9 पीपल ने चॉकलेट इस्तेमाल करते, वनीला थोड़ा कम यूज़ करते और स्ट्रॉबेरी थोड़ा ज़्यादा वनीला से। मेक द बार ग्राफ फॉर योर डेटा सेट एक्सरसाइज। Pie chart. Pie chart is a way of summarizing a set of categorical data or displaying the different value of given variable
example percentage distribution. This type of chart is a circle divided into a series of segments. Each segment represents a particular category. The area of each segment is the same proportion of a circle as the category. पाई चार्ट में हम उसको एक सर्कल ड्रा करते और इस सर्कल में फिर हम उसको मुख्तलिफ सेगमेंट में सर्कल डिवाइड करते और उस सर्कल में हम जिसका वैल्यू ज़्यादा हो उसको ज़्यादा सेगमेंट में लिखेंगे, जिसका वैल्यू कम हो तो उसको कम लिखेंगे। तो ये पाई चार्ट है। इसमें देखो फेवरेट मूवी इन ए क्लास में हमने पूछा था स्टूडेंट से कि फेवरेट मूवी आप लोगों का कौन सा है। तो ये जो रेड कलर नज़र आता है, ये जो रेड कलर आता है नज़र, ये कॉमेडी वाले मूवी ज़्यादा देखते हैं और ये जो येलो कलर शो करता है ये एक्शन मूवी। तो सबसे ज़्यादा लोग जो देखते हैं वो कॉमेडी 20, जिसका वैल्यू परसेंटेज ज़्यादा हो तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादा लोग देखते हैं, ये मूवी स्टूडेंट ज़्यादा देखते हैं। तो कॉमेडी मूवी सबसे ज़्यादा 27% देखते हैं। और ये कलर जो हमें सर्कल को दिए हमें मुख्तलिफ परसेंटेज शो करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का। तो यहाँ पे हमने फेवरेट मूवी के बारे में पूछा है, तो फेवरेट मूवी जो है 27% लोग जो स्टूडेंट जो है वो कॉमेडी मूवी देखते हैं और जो 18% लोग हैं वो एक्शन मूवी देखते हैं, रोमांस मूवी 14% देखते हैं और जो ड्रामा है वो भी 14% लोग देखते हैं और हॉरर जो है वो 11% देखते हैं और फॉरेन जो कम दे 8% देखते हैं, साइंस फिक्शन के लिए 8% लोग देखते हैं। तो ये सर्कल जो है पूरा हमारे साथ क्या डिवाइड किया हमने परसेंटेज में और ये हर परसेंटेज में मुख्तलिफ पोर्शन शो करते हैं। तो एक और एग्जांपल नंबर 2, म्यूज़िक प्रेफर्स इन यंग एडल्ट 14 to 19। ये देखो म्यूज़िक कौन से प्रेफर्स करते हैं, रैप कौन से कितने 50% लोग जो है वो रैप पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। रैप कितने लोग 50% लोग रैप को प्रेफर करते हैं। और अल्टरनेटिव कौन से अल्टरनेटिव 25%, रॉक एंड रॉयल चिकम देता 13%, कंट्री चिकम देता दूसरा 10% और क्लासिकल चिकम दे दूसरा 2%। ये तो हमें शो करते हैं। Example number 3, student and faculty response to the poll should INEST adopt student uniform। तो एक यस या नो, ये दो कैटेगरी, दो के लिए हमने 10% यस है और 90% नो। मेक पाई चार्ट ऑफ द डेटा यू हैव, आप लोगों ने एक पाई चार्ट भी बनाना है। आज के लिए बस ये यूनिट काफ़ी है, आज का यूनिट ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।